हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा है कि आप सब अच्छे ही होंगे। आज मैं आपके लिए एक नई कहानी भटकती आत्मा लेकर आई। कहानी पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। साथ ही साथ अगर आप चाहते हैं कि मैं भविष्य में भी आपके लिए ऐसी ही कहानियां लेकर आती रहूं, तो उनकी अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं। माधव और खुशी की हाल ही में शादी हुई है। दोनों एक ही संस्थान में कार्यरत थे और काम के सिलसिले में हुई एक मीटिंग में दोनों की मुलाकात हुई, जो दोस्ती से शुरू हुई और बाद में जीवन के सफर में हमसफर बन जाने तक मुकम्मल हुई। खुशी के माता पिता माधव को पसंद नहीं करते थे, इसलिए दोनों ने परिवार के खिलाफ जाकर कोर्ट में शादी कर ली। अब दोनों का एक ही सपना है, खुद का घर। खुशी परियों की कहानी सुनकर बड़ी हुई है, इसलिए आज भी उसकी दुनिया, उसके सपने लड़कपन की तरह ही थे। वह अक्सर माधव से अपने सपनों के घर को लेकर बात किया करती। ऐसे पर्दे होंगे, ऐसी बालकनी होगी, एक छोटी सी बगिया होगी, वगैरह वगैरह। माधव कभी भी खुशी की बातों को हल्के में नहीं लेता। उसका लक्ष्य भी यही था कि वह खुशी के सपनों का घर बनाएगा। खुशी का स्वास्थ्य ठीक न होने के कारण माधव ने खुशी को नौकरी न करने की सलाह दी, जिसे पति की आज्ञा और अपने ही हित की बात मानकर खुशी ने सहर्ष स्वीकार कर लिया। अब खुशी घर पर ही रहती और अपने घर के सपने बुनती। किराए के घर को भी उसने करीने से सजाया हुआ था, जैसे उसका अपना घर हो। खुशी बालकनी में ही थी, पौधों को पानी दे रही थी। तभी माधव की गाड़ी की आवाज आई। खुशी ने मन में सोचा, अभी तो इनके आने का समय नहीं हुआ है, कोई और होगा। तभी डोरबेल बजी। खुशी ने दरवाजा खोला तो देखा फूलों का गुलदस्ता हाथ में लिए होठों पर मुस्कान के साथ माधव खड़ा है। खुशी खिलखिलाकर हंसते हुए बोली, आज क्या खास बात है जनाब? पहले अंदर तो आने दीजिए मैडम, फिर बताएंगे, माधव ने कहा। अंदर आते ही माधव सोफे पर पसरकर बैठ गया और अपनी टाई को ढीला करते हुए खुशी से कहने लगा, आज मैंने हमारे सपनों का घर खरीद लिया है। अब तुम जल्दी से तैयार हो जाओ और मेरे साथ अपने सपनों की दुनिया देखने चलो। आज खुशी को लग रहा था मानो वो आकाश में उड़ रही हो। उसकी खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। आज हर बात, हर चीज उसके दिल को छू रही थी। गाड़ियों का शोर भी उसे किसी मधुर संगीत सा लग रहा था। कुछ ही देर में खुशी अपने सपनों के महल के सामने खड़ी थी। घर वाकई वैसा था जैसा वह सोचा करती थी। माधव ने घर की चाबी खुशी के हाथ में थमाते हुए कहा, जा खुशी जा, जी ले अपनी जिंदगी। हंसते हुए चाबी लेकर खुशी ने घर की ओर दौड़ लगा दी। लोहे का बड़ा सा गेट खोलते ही छोटी सी बगिया दिखी। फिर बड़ा सा लकड़ी का मुख्य द्वार दिखा, जिस पर ताला लगा हुआ था। खुशी ने ताला खोला और फिर भगवान गणेश का नाम लेकर मुख्य द्वार खोला। सामने गुलाब की पंखुड़ियों से बना एक बड़ा सा दिल था, जिसके अंदर वेलकम लिखा हुआ था। माधव खुशी के पीछे ही था और इन सारे पलों को कैमरे में कैद कर रहा था। खुशी के चेहरे पर इतनी प्रसन्नता, इतना सुकून उसने आज पहली बार देखा था। चिड़ियों सी चहचहाती खुशी पूरे घर का मुआयना कर रही थी। उसे घर बहुत पसंद आया था। माधव को गले से लगाते समय उसकी आंखों में खुशी के आंसू छलक आए। उसने रुद्धे गले से कहा, आई लव यू माधव। शुभ मुहूर्त में गृह प्रवेश किया गया। गृह प्रवेश वाले दिन अचानक ही बहुत तेज हवा चलने लगी। बड़ी मुश्किल से हवन संपन्न हुआ। खुशी के मन में कुछ संदेह हुआ, जिसको माधव ने यह कहकर टाल दिया कि यह तो प्रकृति से जुड़ी बात है। माधव रोज सुबह 9 बजे ऑफिस निकल जाते और रात 8 बजे या लेट होने पर कभी कभी 9 बजे घर आती। इस बीच खुशी अकेले घर पर रहती। उसे कई बार लगता जैसे घर में कोई और भी है। इस बारे में उसने माधव से भी बात की। माधव ने
उसे उसका वहम है कहकर समझा दिया और कहा, तुम अपनी पसंद के काम में मन लगा लिया करो, खाली दिमाग शैतान का घर होता है, फिर ऐसे ही विचार आते हैं। खुशी रोज पहले माधव के लिए नाश्ता और टिफिन तैयार करती, माधव के जाने के बाद ही अपने सारे काम किया करती। आज जब वो नहा रही थी तो उसे बाहर किसी के गुनगुनाने की आवाज सुनाई दी। आवाज किसी महिला की थी। खुशी सहम गई। उसकी हिम्मत ही नहीं हुई कि बाथरूम से बाहर निकलकर देख ले। फिर उसे माधव की बात याद आई और उसका डर खत्म हो गया। वो बाथरूम से बाहर आई, पूरे घर को देख लिया। सभी दरवाजे खिड़की बंद थे। घर बहुत सुंदर था, फिर भी खुशी को नकारात्मक ऊर्जा महसूस होती थी। वह हर समय डरी सहमी सी रहती थी। अगर फोन की घंटी भी बजती तो खुशी चौंक जाती थी। घर लोन लेकर लिया गया था, इसलिए माधव भी डबल शिफ्ट में काम करने लगा। इसलिए अब तो कई बार घर आने में रात के 12 या फिर 1 भी बज जाते थे। दिन तो खुशी जैसे तैसे काट लेती और रात का समय तो सदियों की तरह लगता। खुशी का डर रात के अंधेरे में और गहरा जाता। अब तो हर दिन खुशी को नई नई बातें नजर आने लगी थी। उसका शक भी अब पक्का होता जा रहा था कि घर में जरूर कोई आत्मा है। उसने माधव से भी यह बात कही, जिसे माधव ने यह कहकर हंसी में उड़ा दिया कि पढ़ी लिखी होकर भी वह ऐसी बात करती है। एक दिन खुशी किचन में चाय बना रही थी, तभी उसे याद आया चाय पत्ती तो अभी राशन के पैकेट से निकाली ही नहीं है और राशन माधव ने कल रात को डाइनिंग टेबल पर रखा था। जैसे ही खुशी ने किचन से डाइनिंग टेबल की ओर देखा तो उसके होश उड़ गए। उसे वहां काली साड़ी, खुले बाल में एक महिला बैठी दिखी जो खुशी को ही देख रही थी। खुशी बेहोश होकर वहीं गिर पड़ी। उसके हाथ में चीनी का कप था जो उसके गिरते ही टूटकर खुशी के हाथ में लग गया। माधव ने रोज की तरह खुशी को कॉल किया और कई बार घंटी जाने पर भी जब कोई उत्तर नहीं मिला तो माधव तुरंत घर के लिए निकला। घर आते ही देखा कि खुशी के हाथ में चोट लगी है और वह बेहोश फर्श पर पड़ी हुई है। माधव उसे हॉस्पिटल ले गया। डॉक्टर ने कहा घबराने की कोई बात नहीं है, आपकी वाइफ प्रेग्नेंट है और इसी वजह से चक्कर आ गए होंगे, पर अब आप विशेष ध्यान रखिएगा। माधव की खुशी का ठिकाना नहीं रहा और खुशी का चेहरा अब भी उदास था। उसे रह रहकर डाइनिंग टेबल वाली बात याद आती, जिसे कभी वह अपना वहम समझती तो कभी सच। खुशी को अब अपनी माँ की बहुत याद आती। उसका मन करता कि माँ से मिलकर उनको सारी बात बताए, पर माँ की नाराजगी का ख्याल कर वह कड़वे घूंट पीकर रह जाती। उसे अपने किए पर पछतावा भी होता, पर माधव का प्यार उसे फिर से सांत्वना दे देता। खुशी का चेहरा अब मुरझा सा गया था। उसे देखकर यही लगता कि उसे कोई गंभीर बीमारी है। वह अब खोई खोई सी रहने लगी थी। माधव ने उसे एक कहानी की किताब दी और कहा, इसे पढ़ा करो, बहुत अच्छी है। कहानी पढ़ते पढ़ते खुशी की आंख लग गई। जब आंख खुली तो सामने एक महिला बैठी दिखी। चौंकते हुए खुशी ने पूछा, आप कौन हैं? यहाँ कैसे आई? खुशी, मैं तुम्हारी पड़ोसन हूँ। दरवाजा खुला था इसलिए सीधे तुम्हारे पास चली आई। तुम भी मेरी तरह अकेली रहती हो, इसलिए सोचा तुम्हें कंपनी दे दूं। वैसे भी ऐसे समय तुम्हें यूं उदास नहीं रहना चाहिए, बच्चे की सेहत पर असर पड़ता है। खुशी को उनका चेहरा जाना पहचाना सा लगा, पर याद नहीं आ रहा था कि उन्हें कहाँ देखा है। अब तो रोज माधव के जाते ही खुशी की पड़ोसन आ जाती और माधव के घर आने के थोड़ी देर पहले ही चली जाती। खुशी भी अब पहले की तरह दिखने लगी। वह खुश रहती और अब उसे घर में किसी भी तरह का कोई डर नहीं लगता। न ही कुछ दिखाई देता और न ही कुछ सुनाई देता। अब खुशी को भी समझ आ गया था कि मेरा ही वहम था। ऐसे ही 9 माह बीत गए और खुशी ने एक सुंदर से बेटे को जन्म दिया। खुशी ने माधव को
पड़ोसन के बारे में बता दिया था। दोनों ने हॉस्पिटल में उनके आने का इंतजार किया। माधव को जरूरी काम था, सो वो ऑफिस के लिए निकल पड़ा। थोड़ी देर बाद ही खुशी की पड़ोसन आ गई। खुशी ने उनसे कहा, मेरे हस्बैंड आपसे मिलने के लिए काफी समय तक आपका इंतजार करते रहे, फिर ऑफिस चले गए। कोई बात नहीं, फिर कभी मिल लेंगे, कहकर मिसेस शर्मा ने बच्चे को अपनी गोद में ले लिया। बच्चे को देखकर वो इतनी खुश थी जैसे बच्चा उनका अपना ही हो। बहुत देर तक वो बच्चे को अपने सीने से लगाए रहे। नर्स के कहने पर उन्होंने बच्चे को खुशी की गोद में दे दिया। बच्चे को लेकर उनका जो उतावलापन था वह खुशी को अजीब लगा, पर मिसेस शर्मा ने खुशी की बहुत सेवा की थी। उसका ख्याल बड़ी बहन की तरह रखा था, इसलिए खुशी ने उनसे कुछ न कहा, ना ही कुछ पूछा। खुशी को हॉस्पिटल से छुट्टी मिल गई थी। हॉस्पिटल से आने के बाद भी मिसेस शर्मा ने खुशी की बहुत देखभाल की। बच्चे से उनको विशेष लगाव हो गया था। एक दिन बच्चे को खूब आशीर्वाद देकर रोने लगी। खुशी को उसका व बच्चे का कैसे ध्यान रखना है, सारी बातों की हिदायत देने लगी। इस पर हंसते हुए खुशी ने कहा, आप तो ऐसे कह रही हैं जैसे आप कभी नहीं आएंगी। मिसेस शर्मा गुदगुदाते हुए बोली, हाँ, मेरी मुक्ति जो हो गई है। अगले दिन से एक सप्ताह तक मिसेस शर्मा नहीं आई। खुशी को चिंता हुई। उसने माधव को शर्मा जी के घर भेजा। माधव जब शर्मा जी के घर पहुंचा तो दरवाजा मिसेस शर्मा ने ही खोला। आप ही मिसेस शर्मा हैं? माधव ने पूछा। जी हाँ, कहिए क्या बात है? मिसेस शर्मा ने कहा। खुशी ने आपको याद किया है, आप घर नहीं आई तो उसे आपकी फिक्र हो रही थी, माधव ने कहा। कौन खुशी? मैं तो कभी आपके घर आई ही नहीं। माधव इतना सुनकर आश्चर्य करता हुआ अपने घर लौट आया। घर आकर उसने देखा हॉल में घर के पुराने मालिक बैठे हुए थे। माधव को देखकर उन्होंने खड़े होकर माधव की ओर हाथ बढ़ाते हुए माधव का अभिवादन किया। माधव भी हंसते हुए उनसे गले मिलकर बोला, कहिए कैसे याद आई शर्मा जी? याद तो रोज ही करते हैं, आज एक काम के सिलसिले में शहर आया था, सोचा आपसे मिल लूं और आपके घर से मेरी अमानत लेता चलूं, शर्मा जी ने कहा। आपकी अमानत? माधव ने असमंजस से पूछा। जी हाँ, आपकी जो डाइनिंग टेबल है उसके नीचे एक हिडन ड्रॉअर है जिसमें मेरी बीवी की तस्वीर है। सोचा आपको इस छुपे ड्रॉअर के बारे में भी बता दूं और अपनी अमानत भी ले लूं, शर्मा जी ने कहा। जी जरूर। इतने में ही खुशी भी हॉल में आ गई। मिस्टर शर्मा ने एक चाबी जेब से निकाली और ड्रॉअर को खोलकर उसमें से तस्वीर निकाली। खुशी के चेहरे पर तस्वीर देखकर चमक आ गई और चहकते हुए बोली, मिसेस शर्मा? जी भाभी जी, सही पहचाना, ये मेरी धर्मपत्नी मिसेस शर्मा है, मिस्टर शर्मा ने कहा। कैसी हैं वो? खुशी ने पूछा। पिछले सप्ताह से उन्होंने घर आना ही छोड़ दिया, कोई नाराजगी है क्या हमसे? ये आप क्या कह रही हैं? मिस्टर शर्मा ने हैरान होते हुए पूछा। मेरी धर्मपत्नी का तो स्वर्गवास हो गया है, 2 साल हो गए हैं इस बात को। उदास होकर शर्मा जी कहने लगे, बच्चों से बहुत प्यार करती थी, पर बदकिस्मती से बच्चे को जन्म देते समय ही प्राण गंवा बैठी। इसी वजह से मैंने ये घर और शहर छोड़ दिया था। माधव को पड़ोस की मिसेस शर्मा की बात समझ आ गई और पूरा माजरा भी। खुशी सही कहती थी कि इस घर में कोई आत्मा है। हवन में विघ्न आने की वजह भी मिसेस शर्मा ही थी। जैसे ही खुशी के मां बनने की खबर मिली, उसके बाद से मिसेस शर्मा खुशी के साथ रही और बच्चे के जन्म के बाद उनकी आत्मा तृप्त हुई और उन्हें मुक्ति मिल गई। खुशी को भी अब मिसेस शर्मा का चेहरा याद आ गया था। उसने उन्हें डाइनिंग टेबल के यहाँ बैठा देखा था, जिन्हें देखकर वह बेहोश हो गई थी। माधव, खुशी और मिस्टर शर्मा तीनों खुश थे क्योंकि एक भटकती आत्मा को मुक्ति मिल गई थी। दोस्तों,
आपको मेरी ये कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और अगर कहानी पसंद आई हो तो इसे जितना हो सके उतना शेयर कीजिएगा, ताकि आपके साथ साथ और लोग भी इस कहानी का मजा ले सकें।